लोग सोचते हैं मैं परफेक्शनिस्ट हूँ, लोग सोचते हैं मैं बड़ा सोच के डिसीजन लेता हूँ, बिल्कुल बकवास है। And the more I wanted to be perfect, the more I'd see my flaws and my faults and my limitations. I hate perfect. अब हम ये बात एक्सेप्ट करें या ना करें, बट ह्यूमन बीइंग्स डू हैव अ टेंडेंसी टू शो परफेक्शन, यानी आपके काम में कोई कमी है ही नहीं, 100% फ्लॉलेस। For the longest time, I wanted to be perfect. Really, I wanted to be perfect and I wanted the world to know it. अगर हर एक चीज आपकी लाइफ में आपके अकॉर्डिंग नहीं चल रही है तो आप फ्रस्ट्रेट हो रहे हो और बाकी चीजों को भी बर्बाद कर रहे हो। अगर आपका एम्प्लॉय थोड़ी सी गलती कर दे, थोड़ी सी मिस्टेक कर दे, तो आप उस पर बरस पड़ते हो। अगर आपके अंदर हमेशा ये डर बना रहता है कि आज मैंने अगर एक परफेक्ट आउटफिट नहीं पहना तो लोग मुझे जज करेंगे, दुनिया में प्रलय आ जाएगी मेरे परफेक्ट आउटफिट ना पहनने से। पर ऐसा होता क्यों है? हम इंसान जाने अनजाने में परफेक्शन को चेस क्यों करने लगते हैं? इसके पीछे कुछ फैक्टर्स हैं और ये फैक्टर्स हर एक इंसान के लिए अलग अलग डिग्री पर, अलग अलग इंटेंसिटी पर काम कर रहे होते हैं और इसी वजह से हर एक इंसान के अंदर परफेक्शन के लिए चाहत अलग अलग लेवल पर मिलती है। फैक्टर नंबर 1 इज एवोल्यूशनरी एंड बायोलॉजिकल फैक्टर। इसमें आता है उस इंसान का सर्वाइवल रेट इंक्रीज हो जाना। सीधी सी बात है, अगर आप अपने काम में अच्छे हैं, महारती हैं, बहुत परफेक्शन से आप कोई काम करते हैं तो लॉन्ग टर्म में आप अच्छा पैसा कमा पाएंगे, अच्छी हेल्थ केयर आपको मिल पाएगी, अच्छा फूड आप खा पाएंगे। तो ओवरऑल ये आपकी सर्वाइवल को इंश्योर करता है और सर्वाइवल रेट को इंक्रीज करता है। बायोलॉजिकल फैक्टर में आती है हमारी ब्रेन केमिस्ट्री। अब हमारा जो ब्रेन है वो कुछ ऐसा बना हुआ है कि जो परफेक्शन को बढ़ावा देता है। फॉर एग्जाम्पल, आप कोई एक काम अच्छा करते हैं और उसकी तारीफ होती है कि आपने क्या पेंटिंग बनाई। इसका असर ये होता है कि जब भी आपको अप्रिशिएट किया जाता है, आपके ब्रेन में डोपामिन रिलीज होता है, आपको एक फुलफिलमेंट, एक सेटिस्फैक्शन मिलता है कि हाँ आपने एक काम अच्छे से किया। इट रिलीजेस डोपामिन इन आवर ब्रेन और जिस भी काम से डोपामिन रिलीज होता है हमारे ब्रेन में, हमारा ब्रेन वो काम और भी ज्यादा करना चाहता है। तो अगर परफेक्शन को लेकर आपकी तारीफ होती है, आप कोई काम अच्छे से करते हैं, आपका वो बिहेवियर बार बार रिपीट होने की टेंडेंसी बढ़ जाती है। फैक्टर नंबर 2 इज साइकोलॉजिकल फैक्टर्स, जिसमें सबसे पहले आता है हमारा पर्सनैलिटी ट्रेट्स। पर्सनैलिटीज की अगर बात की जाए तो किसी की भी पर्सनैलिटी को समझने के लिए एक मॉडल है जिसे कहते हैं द बिग 5 मॉडल ऑफ पर्सनैलिटी, ऑल्सो नोन एज 5 फैक्टर मॉडल, जिसको एक्रोनिम दिया गया है ओशियन। O stands for openness, C stands for conscientiousness, E stands for extraversion, A stands for agreeableness and N stands for neuroticism। ओपननेस को अगर सरल शब्दों में समझे तो इसका मतलब है कि इंसान कितना ओपन है नए एक्सपीरियंसेस को गेन करने में, उसको नई चीजें ट्राई करने में कितनी दिलचस्पी होती है, इसको हम कहते हैं ओपननेस। C stands for conscientiousness, यानी वो इंसान कितना रिस्पॉन्सिबल है, वो अपना काम कितनी निष्ठा से करता है, कितना केयरफुल होकर करता है, इम्पल्सेस पर उसका कंट्रोल कितना है, ये सारी चीजें आती है कॉन्शियसनेस। मान लेते हैं अगले हफ्ते आपका एग्जाम है और दोस्त बोलते हैं कि चलो मूवी देखने चलते हैं, घूमने चलते हैं। अब वो इंसान जिसके अंदर कॉन्शियसनेस का लेवल हाई होगा वो अपने दोस्तों को मना कर देगा क्योंकि उसको पता है कि अपनी प्रायोरिटी क्या, इसे कहते हैं कॉन्शियसनेस। E स्टैंड्स फॉर एक्स्ट्रावर्जन, यानी किसी भी इंसान के अंदर एक्स्ट्रोवर्टेड ट्रेट्स कितने हैं, उसे सोशलाइज करना कितने लेवल पर पसंद है, वो अपने आप को एक्सप्रेस किस लेवल पर कर पाता है, इसको बोलते हैं एक्स्ट्रावर्जन। A स्टैंड्स फॉर एग्रीएबलनेस, यानी इंसान कितना एग्री करता है और कितना डिसएग्री करता है। जिस इंसान के अंदर एग्रीएबलनेस का लेवल थोड़ा हाई होता है वो इंसान ऐसा काम भी करने को रेडी हो जाएगा जो वो खुद करना नहीं चाहता, जस्ट बिकॉज कि सामने वाले को बुरा ना लगे। You go through this every day? Yes, Your Honor. We've been happily married for 43 years, right? Yes, dear. इस पर्सनैलिटी का पॉजिटिव साइड ये होता है कि ये सोशली काफी ज्यादा बॉन्डेड रहते हैं, किसी को भी बुरा ना लगे, हर किसी को साथ लेकर चलते हैं। मम्मी को बुरा ना लगे, पापा को बुरा ना लगे, भैया को बुरा ना लगे, बहना को बुरा ना लगे, सबको साथ लेकर चलने की आदत होती है, जिसके अंदर एग्रीएबलनेस का जो लेवल है हाई हो। कॉन्शियसनेस और एग्रीएबलनेस, इन दोनों में फर्क ये होता है कि जिस इंसान के अंदर कॉन्शियसनेस ज्यादा होती है उसे सिर्फ आउटपुट से फर्क पड़ता है। अगर उसने तुम्हें कोई काम दिया है या कोई काम इस समय इस टाइम पर होना था तो इट शुड हैव बीन डन बाय दिस टाइम, उन्हें आपकी फीलिंग्स, आपकी लाइफ की कंडीशन से कुछ फर्क नहीं पड़ता। वही जो एग्रीएबलनेस वाला इंसान होता है, जिसके अंदर एग्रीएबलनेस की डिग्री थोड़ी हाई होती है, वो आपकी फीलिंग्स को कंसिडर करता है। वो देखता है कि हाँ ठीक है, यू आर नॉट वेल, यू आर सिक, या आपके बच्चे बीमार थे,
बच्चा आपका हॉस्पिटल में एडमिट था, इसीलिए आप वो काम नहीं कर पाए। तो दे डू कंसिडर ऑल दिस फैक्टर। दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन कॉन्शियसनेस एंड एग्रीएबलनेस। N stands for neuroticism. बिग 5 मॉडल के अकॉर्डिंग हाई न्यूरोटिज्म का मतलब हुआ कि व्यक्ति को स्ट्रेस कितना अफेक्ट करता है, सैडनेस कितनी इफेक्ट करती है। न्यूरोटिसिज्म अगर हाई है पर्सनैलिटी में तो इंसान को बार बार डिप्रेशन, बार बार एंजाइटी का सामना करना पड़ता है। बट अगर इंसान के अंदर न्यूरोटिसिज्म और कॉन्शियसनेस दोनों का लेवल हाई होता है, ऐसे केस में इंसान हेल्दी कोपिंग मैकेनिज्म ढूंढ लेता है। हमेशा वो हेल्दी कोपिंग मैकेनिज्म ट्राई करता है टू डील विद एंजाइटी और डिप्रेशन। वो अनहेल्दी मैकेनिज्म्स यूज नहीं करता बिकॉज दैट पर्सन हैव अ हाई लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस। अल्कोहल कंज्यूम करना, खुद को आइसोलेट करना, ये अनहेल्दी कोपिंग मैकेनिज्म होते हैं। तो वापस आते हैं परफेक्शन पर। तो इन सारे पर्सनैलिटी ट्रेट्स को अगर हम कंसिडर करें तो सबसे ज्यादा परफेक्शन कौन शो करता है? वो इंसान जिसके अंदर कॉन्शियसनेस का लेवल हाई होता है या फिर न्यूरोटिसिज्म का लेवल हाई होता है। ऐसा क्यों? क्योंकि जो इंसान कॉन्शियसनेस के लेवल पर हाई होता है उसके बहुत ज्यादा हाई स्टैंडर्ड्स होते हैं। दे वांट एवरीथिंग टू बी परफेक्ट। 19-20 का भी फर्क उनसे बर्दाश्त नहीं हो सकता। अगर आपने हल्का सा भी कुछ अलग कर दिया है, कुछ डिफरेंट कर दिया है, दे विल नॉट कंसीडर इट। They want everything to be executed as they have planned. और जिसके अंदर न्यूरोटिसिज्म का लेवल हाई होता है उसको बहुत ज्यादा डर लगा रहता है फेलियर का, कि कहीं मैं फेल ना हो जाऊं, कहीं मैं इस काम में फेल ना हो जाऊं, कहीं मैं ये चीज करूं और फेल ना हो जाऊं। तो ये बहुत ज्यादा क्रिटिकल होते हैं खुद को लेकर, अपने हर एक स्टेप को लेकर काफी ज्यादा क्रिटिसाइज करते हैं। अगर छोटी सी भी गड़बड़ी हो जाती है उनकी लाइफ में तो दे स्टार्ट टू डाउट एवरी सिंगल डिसीजन ऑफ देयर लाइफ। तो वो चाहते हैं कि उन्हें इस नेगेटिव फीलिंग का सामना ना करना पड़े, जिस वजह से वो चाहते हैं कि हर एक चीज वो परफेक्टली करे, जितना परफेक्टली कर सकते हैं कर सकें। इससे वो अपने फेल होने की किसी भी चीज में चांसेस रिड्यूस कर पाएंगे और उन्हें वो नेगेटिव फीलिंग फेस नहीं करनी पड़ेगी। So these are the personality traits, conscientiousness and neuroticism that show most of the perfectionistic traits. Also, cognitive distortions like black and white thinking plays a role in making a person chase perfection. Black and white thinking यानी कि all or none, यानी कि सब मिल जाए या कुछ ना मिले। ऐसे लोगों के लिए हर एक चीज या तो पूरी तरीके से व्हाइट है या फिर पूरी तरीके से ब्लैक है। लोग या तो अच्छे हैं या फिर बुरे हैं। सिचुएशंस या तो पूरी तरीके से पॉजिटिव है या फिर पूरी तरीके से नेगेटिव है। तो ऐसे लोग भी अपनी लाइफ में परफेक्शन बहुत ज्यादा लेकर आते हैं क्योंकि उनके लिए हर एक चीज या तो सक्सेस है या फिर फेलियर। देयर इज नथिंग पॉजिटिव इन फेलियर फॉर देम एंड देयर इज नथिंग नेगेटिव इन सक्सेस फॉर देम। फैक्टर 3 सोशल एंड कल्चरल इन्फ्लुएंस। सोसाइटी जो है वो परफेक्शन को बहुत ज्यादा बढ़ावा देती है, चाहे वो एग्जाम में अच्छे मार्क्स लेकर आना हो, चाहे वो खूबसूरत दिखना हो, चाहे वो 4 गाड़ियां होना हो किसी के पास, या फिर आपका हाई पे पैकेज हो। सोसाइटी इन सारी चीजों को एक अलग लेवल पर रखती है। अगर किसी इंसान ने इनमें से कोई भी चीज हासिल कर रखी है तो पूरा जो सोसाइटी है वो उसको एक अलग नजरिए से देखने लग जाती है। और जब हम सोसाइटी को ऐसा करते हुए देखते हैं तो हम भी सोसाइटी का वैलिडेशन पाने के लिए इस परफेक्शन की दौड़ में शामिल हो जाते हैं। जितने भी ये एक्सट्रीम प्लास्टिक सर्जरीज हो रही हैं, जितनी भी ये एक्सट्रीम स्किन केयर रूटीन्स मार्केट में चल रहे हैं, जितने भी ये एकेडमिक फेलियर रिलेटेड सुसाइड हो रहे हैं, ऑल दीज स्टेरॉइड्स कंजम्पशन टू लुक ग्रेट, these are the results of society induced perfection. If you don't look a certain way, you are criticized. If you don't perform a certain way, you are not performing well. If you don't speak a certain way, you are criticized. If you don't dress a certain way, you are criticized. So that's how society also forces perfection on human brain. Second thing is culture. Culture also plays a role. जब भी साफ सफाई से रिलेटेड परफेक्शन की बात आती है तो जापान का नाम जरूर आता है। जापान एक एग्जाम्पल है कि कैसे कल्चर एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है किसी भी ह्यूमन को परफेक्शन की तरफ इंक्लाइन करने में। जापान का कल्चर ही ऐसा है। आपने डोरेमोन और शिनचैन में देखा होगा कि स्टूडेंट्स खुद क्लासरूम की साफ सफाई करते हैं। वेल दैट्स हाउ थिंग्स वर्क इन जापान। चाहे फिर वो बर्तन साफ करने की बात हो, क्लासरूम साफ करने की बात हो, शॉप साफ करने की बात हो, रोड साफ करने की बात हो, पार्क साफ करने की बात हो या ट्रेन स्टेशन साफ करने की बात हो, there is perfection, there is discipline. That's how our culture influences our behavior with regard to perfection. Factor number 4 is parenting and childhood experience. ब्रॉडली अगर हम बात करें तो देयर आर 4 टाइप्स ऑफ पेरेंटिंग स्टाइल्स। पहली है अथॉरिटेरियन। अथॉरिटेरियन पेरेंटिंग स्टाइल वो स्टाइल होती है जहाँ पर पेरेंट्स बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट रूल्स इन्फोर्स करते हैं और काइंडनेस, कंपैशन, केयर, लव, लाड़ प्यार बिल्कुल भी बच्चे को नहीं देते। वो गाने की लाइन्स है ना कि 99 मार्क्स लाओगे तो खड़ी वरना छड़ी।
तो अथॉरिटेरियन पेरेंटिंग स्टाइल कुछ इसी तरीके से होती है। एक बार अव्वल नहीं आया तो झाड़ू से मारा था आपने। क्या उम्र थी उस वक्त मेरी? 10, 11। सब कुछ अकॉर्डिंग टू पेरेंट होना चाहिए, वरना बच्चे को पनिशमेंट दी जाती है। इस पेरेंटिंग स्टाइल में बच्चे से बहुत हाई डिमांड्स रखते हैं पेरेंट्स, ओवर डिसिप्लिन होता है, हल्की सी मिस्टेक पर बच्चे को पनिश भी किया जाता है। बेसिकली इट्स लाइक बीइंग द चाइल्ड और किड ऑफ अ डिक्टेटर। सब कुछ पेरेंट्स के अकॉर्डिंग होना चाहिए, वरना बच्चे को सजा होती है। नंबर 2 पेरेंटिंग स्टाइल इज परमिसिव। बच्चे पर बहुत कम रूल्स लगाए जाते हैं, या फिर ये कहो कि पेरेंट्स कोई रूल्स लगाते ही नहीं है। बच्चे का अगर मन है पढ़ने का तो बच्चा पढ़ता है। बच्चा कहता है मुझे आज नहीं पढ़ना है, तो पेरेंट्स आर ओके बेटा नहीं पढ़ना है तो मत पढ़ो। आज मुझे स्कूल जाना है, आज मुझे स्कूल नहीं जाना, स्कूल जाने का मन नहीं है बेटा मत जाओ। तो बहुत ही ज्यादा ना तो हाई एक्सपेक्टेशंस होती हैं पेरेंट्स की बच्चे से, ना ही कोई हाई डिमांड्स बच्चे से करते हैं पेरेंट्स। बहुत ही काइंड, केयरिंग, वार्म, लाड़ प्यार मतलब बच्चे को दिया जाता है। इसे कहते हैं परमिसिव पेरेंटिंग स्टाइल। अब सुनने में लगेगा कि परमिसिव पेरेंटिंग स्टाइल बहुत अच्छी पेरेंटिंग स्टाइल है, इसमें क्या प्रॉब्लम हो सकती है, बट ऐसा नहीं है। व्हेन द चाइल्ड ग्रोज अप, उसको इंडिपेंडेंट लाइफ जीने में बहुत ज्यादा समस्या होती है, बहुत ज्यादा चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं, क्योंकि बचपन में उसने कभी एक स्ट्रक्चर फॉलो नहीं किया है, कोई शेड्यूल फॉलो नहीं किया है, किसी भी तरीके का ऑर्गेनाइजेशन उसकी लाइफ में रहा नहीं। इसलिए जब वो बड़ा होता है तो बचपन में भले ही उसका सेल्फ एस्टीम अच्छा हो, बट व्हेन दैट पर्सन और दैट चाइल्ड ग्रोज अप तो उसका सेल्फ एस्टीम बहुत ज्यादा हार्म होता है। क्यों? क्योंकि वो इंडिपेंडेंटली लाइफ अपनी जीने में बहुत ज्यादा परेशानी, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स फेस करता है। थर्ड पेरेंटिंग स्टाइल है अथॉरिटेटिव। यहाँ पर डिसिप्लिन है, रूल्स है, पर साथ ही साथ वार्मथ, काइंडनेस, केयर और गाइडेंस भी है। दिस इज द बेस्ट पेरेंटिंग स्टाइल, क्योंकि यहाँ पर बच्चे से हाई एक्सपेक्टेशंस तो हैं, हाई डिमांड्स तो हैं, पर साथ ही साथ उसे गाइडेंस भी दिया जा रहा है। बच्चा कहीं पर अगर गिर रहा है तो उसको संभाला भी जा रहा है, उसको बताया जा रहा है कि क्या सही है क्या नहीं सही है, और रूल्स है, रेगुलेशंस है, ऑर्गेनाइजेशन है, शेड्यूल है। व्हेन दैट किड ग्रो अप वो बहुत कॉन्फिडेंट होता है, सेल्फ एस्टीम उसकी हाई होती है, सोशल स्किल्स उसके बहुत ज्यादा अच्छे होते हैं। एज एन एडल्ट उसे एक इंडिपेंडेंट लाइफ जीने में भी कोई प्रॉब्लम नहीं होती, क्योंकि बचपन से ही उसकी लाइफ में स्ट्रक्चर, डिसिप्लिन, ये सारी चीजें इंट्रोड्यूस करा दी गई थी। एंड व्हेन दैट किड ग्रो अप उसका सेल्फ एस्टीम भी हाई होता है, कॉन्फिडेंस भी उसके अंदर होता है, और एडल्ट लाइफ जीने में, इंडिपेंडेंटली जीने में उसे कोई समस्या नहीं होती, क्योंकि बचपन से ही उसकी लाइफ में स्ट्रक्चर, डिसिप्लिन, ये सारी चीजें इंट्रोड्यूस करा दी गई थी। एंड दैट इज व्हाई this parenting style is the best one. Fourth parenting style is neglectful और uninvolved. यहाँ पर पेरेंट्स बच्चे की लाइफ में इन्वॉल्व ही नहीं है, प्रेजेंट ही नहीं है, या फिर प्रेजेंट है भी तो इतनी कम्युनिकेशन नहीं है, इतना इमोशनल सपोर्ट नहीं है, बच्चे को कुछ भी पेरेंट की तरफ से नहीं मिल रहा है। पेरेंट्स आर नॉट इवन फुलफिलिंग द बेसिक नीड्स ऑफ द चाइल्ड लाइक फूड, शेल्टर, क्लोथ्स। ये सारी भी चीजें बच्चे की फुलफिल नहीं की जा रही हैं। और कई बार ऐसा भी देखा गया है कि यहाँ पर रोल रिवर्सल हो जाता है, यानी बच्चा पेरेंट की भूमिका अदा करने लगता है। या तो वो खुद अपने छोटे भाई बहनों का ख्याल रखने लगता है, कुकिंग करने लगता है, उनके लिए खाना बनाना, बाकी सारी चीजें देखने लगता है, या फिर इवन पेरेंट की भी केयर बच्चे को ही करनी पड़ती है। एंड नॉट टू मेंशन दिस इज द वर्स्ट पेरेंटिंग स्टाइल। तो हम बात कर रहे थे परफेक्शन की। इन चारों पेरेंटिंग स्टाइल में उन लोगों के अंदर परफेक्शन की टेंडेंसी सबसे ज्यादा होती है जिन्हें अथॉरिटेरियन पेरेंटिंग मिली होती है, डिक्टेटर वाली पेरेंटिंग मिली होती है जिनको। 99% मार्क्स लाओगे तो बड़ी, वरना छड़ी। होता क्या है, इस तरह की अपब्रिंगिंग से जब वो बड़े होते हैं तो छोटी सी मिस्टेक, छोटी सी गलती उनकी सेल्फ एस्टीम की धज्जियां उड़ा देती है, बिकॉज दे थिंक दैट द वर्ल्ड इज लुकिंग एट देम, सीइंग देम जस्ट लाइक हाउ देयर पेरेंट्स यूज्ड टू सी देम। यानी अगर वो परफेक्टली हर एक चीज नहीं करेंगे देन दे विल बी पनिश्ड, एंड इस वजह से दे टेंड टू शो perfection in everything that they do. So what is the solution? How to deal with this perfection thing that keeps happening? There is a book called The Gifts of Imperfections by Brené Brown. इस बुक में मेनली वो दो चीजों के बारे में बात करती है। पहली है लिविंग होल हार्टेडली और दूसरा है एम्ब्रेसिंग अवर इम्परफेक्शंस। लिविंग होल हार्टेडली का मतलब हुआ कि आप दिलो जान से, दिल खोल के जीते हो, मस्त होकर जीते हो। लिविंग होल हार्टेडली को उन्होंने फर्दर एक्सप्लेन किया है, जिसमें कुछ पॉइंट्स आते हैं। जिसमें पहला पॉइंट है ऑथेंटिसिटी।
यानी आप जैसे हो वैसे रहो, जो चीजें आपको पसंद है आप वो करो। अगर आपको टेलर स्विफ्ट के गाने पसंद नहीं है, अगर आपको भोजपुरी गाने सुनना पसंद है तो आप वो सुनो। अगर तुम्हें BTS पसंद है तो तुम BTS फॉलो करो, चाहे लोग कुछ भी कहें, चाहे लोगों को वो पसंद हो या ना। तुम्हें अगर इंग्लिश में बात करना पसंद है, तुम्हें हिंदी में बात करना पसंद है, तुम्हें मराठी में बात करना पसंद है, जिस भी लैंग्वेज में तुम्हें बात करना पसंद है, तुम उस लैंग्वेज में बात करो। बी ऑथेंटिक टू योरसेल्फ। नंबर 2 इज सेल्फ कंपैशन। खुद को अच्छे से ट्रीट करो, खुद के बेस्ट फ्रेंड बनो, एज आई ऑलवेज से। हर एक वीडियो में मैं ये बात बोलती हूँ, मोस्टली वीडियोस में मैंने ये बात बोली है, बी योर ओन बेस्ट फ्रेंड। नाउ आई फील आई शुड गेट अ टी-शर्ट विद अ प्रिंट ऑन इट, बी योर ओन बेस्ट फ्रेंड। नेवर माइंड, तुमसे अगर कोई गलती हो जाती है तो तुम खुद को माफ करना सीखो पहले। लोग तुम्हें माफ करें या ना करें, यू शुड फॉरगिव योरसेल्फ। बी योर ओन बेस्ट फ्रेंड। सो दिस इज व्हाट इवन दिस बुक टॉक्स अबाउट। खुद को अच्छे से ट्रीट करो। एक एग्जांपल मैं देती हूँ, मैंने अभी इंटरनेट पर रील आई थी या कोई आर्टिकल था, देयर वाज अ मैन हु गॉट अरेंज्ड मैरिज, ठीक है, और उसके 1-2 महीने बाद उसको पता चलता है कि उसकी वाइफ जो है चीट कर रही होती है, ठीक है, एंड ही फील शैटर्ड। उसको अपने ऊपर एकदम कॉन्फिडेंस जा चुका होता है, उसको अपनी लाइफ पर इतना बुरा फील हो रहा होता है, वो अपने सारे डिसीजंस, चॉइसेस, हर एक चीज़ को क्वेश्चन कर रहा होता है, इवन सेल्फ हार्म करने तक की नौबत आ चुकी होती है। समझ रहे हो? तो ऐसे जो मोमेंट्स होते हैं, दिस इज जस्ट वन एग्जाम्पल। इस तरह के कुछ और भी एग्जाम्पल हो सकते हैं, नॉट जस्ट रिलेटेड टू मैरिज और रिलेशनशिप। बहुत सारे करियर रिलेटेड भी एग्जाम्पल होते हैं जहाँ पर कभी कभी चीज़ें हमारे कंट्रोल में नहीं होती, लाइफ बिकम्स अनफेयर टू अस, और ऐसे मोमेंट में सेल्फ कंपैशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। किसी ने आप पर चीट कर दिया, इसमें आपकी कोई गलती नहीं है, यू शुड नॉट हार्म योर सेल्फ। सेल्फ कंपैशन, खुद को अच्छे से ट्रीट करना, खुद के बेस्ट फ्रेंड बनना इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और परफेक्शन की जैसे हम बात कर रहे हैं, तो इसमें सेल्फ कंपैशन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि इंसान परफेक्ट तभी इतना ज़्यादा होने लगता है जब वो अपनी गलतियों को माफ़ ना कर पाता हो। उसे पता है कि अगर मैं गलती करूँगा तो मुझे खुद को ही गालियाँ देनी पड़ेगी। नंबर 3 इज रेजिलियंस बिल्ड करना है। अगर एक बार कोई गड़बड़ी हो गई है, इसका मतलब ये नहीं कि आप गिव अप कर दो, फिर से ट्राई करना है, दोबारा कोशिश करनी है। जब भी रेजिलियंस की बात आती है तो मेरे दिमाग में सबसे पहले नाम आता है दशरथ मांझी का, जिन्होंने छेनी हथौड़ी की मदद से पहाड़ काट कर रास्ता बना दिया था। Was that the perfect way? No, but he still managed to do it. Why? Because of his resilience. Number 4, do meaningful work. यानी वो काम करो जिसमें कुछ इम्पोर्टेंस हो। दिन भर बिजी रहने से कोई फायदा नहीं होता। जो काम आपके लिए मीनिंगफुल है उसमें अपना टाइम स्पेंड करो। आपने कई बार सुना होगा, अगर आप एक स्टूडेंट हो, कि आपको दिन के 10 घंटे 12 घंटे पढ़ाई करनी होगी, बट अगर आपके सामने सिर्फ किताब खुली है और आप कुछ उससे समझ नहीं रहे हैं, कुछ ग्रैस्प नहीं कर पा रहे हैं, उस पढ़ाई का कोई फायदा नहीं। चाहे भले ही आप 5 घंटे 4 घंटे पढ़ो, बट इफ यू आर डूइंग इट इन अ वे कि आप समझ पा रहे हो, फोकस के साथ पढ़ रहे हो, मीनिंगफुल है वो सारा चीज, then that's what counts. It will help you to deal with your perfection thing also. Do the meaningful work. कई बार ऐसा होता है कि हम कुछ ऐसी चीजें पकड़ लेते हैं अपनी लाइफ में जिसका कुछ लॉन्ग टर्म से, फ्यूचर से हमारा लेना देना नहीं होता, हम बिजी हैं उसमें करने में, एंड दूसरे को हम बता रहे हैं कि हाँ हम बिजी हैं, आई डोंट हैव द टाइम। अगर वो काम आपके लिए मीनिंगफुल है तो ही करिए, अदरवाइज स्टे अवे फ्रॉम इट। नंबर 5 इज ब्रिंग कामनेस एंड स्टिलनेस इन योर लाइफ। ये जो परफेक्शन का कीड़ा है आपको एंग्शियस बना रहा है। आप हर एक चीज़ परफेक्ट चाहते हो, हर एक चीज़ कंट्रोल में चाहते हो, हर एक चीज़ अपने हिसाब से चाहते हो, हर एक चीज़ ऑर्गेनाइज होनी चाहिए आपके लेवल के हिसाब। अगर आप परफेक्शन के पीछे इतना पागल होते रहेंगे तो सिंपल सी बात है, आपके अंदर एंग्जाइटी का लेवल हाई रहेगा। आपको समझ ही नहीं आएगा व्हाई आई एम फीलिंग दिस वे, व्हाई आई एम बीइंग एंग्शियस ऑल ऑफ द टाइम, क्योंकि आपके अंदर परफेक्शन है। यहाँ से वहाँ अगर एक चीज़ हो जाती है, यू गेट एंग्शियस। So bring calmness and stillness in your life. This is also a point in wholehearted living. Wholehearted living के अलावा जो सबसे ज़्यादा important है वो है embracing your imperfections. कई बार हमारे imperfections ही होते हैं जो हमसे कुछ ऐसा करवा जाते हैं जिसकी हमने कल्पना भी ना की। फैशन और ब्यूटी की बात कर लेते हैं। आपने आस्था शाह को देखा होगा, कोई वीडियो देखी होगी या उनकी कोई इमेज देखी होगी आपने इंस्टाग्राम पर। She is a girl with vitiligo. जब मैंने पहली बार आस्था की फोटो या वीडियो देखी थी, I had no idea that the way she looked is because of vitiligo. दुनिया भर में लोग जिस चीज को इम्परफेक्शन कंसिडर करते हैं, she embraced it. साइंटिफिक डिस्कवरीज की भी अगर हम बात करें
तो कई ऐसे इन्वेंशंस हुए हैं जो एक्सीडेंटल थे। फॉर एग्जाम्पल पेनिसिलिन की जो खोज हुई थी वो भी एक्सीडेंटल थी। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग अपनी लैब में कुछ खोज कर रहे थे, एक पेट्री डिश पड़ी हुई थी। पेट्री डिश एक छोटी सी ग्लास की डिब्बी या कटोरी जैसी चीज होती है जो केमिस्ट्री लैब, बायोलॉजी लैब में यूज की जाती है। एंड ही सॉ दैट मोल्ड इज डेवलप्ड ऑन दैट पेट्री डिश, और उस मोल्ड के कारण जो आसपास बैक्टीरिया थे वो खत्म हो रहे थे। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने उस मोल्ड को एक बार फिर से बैक्टीरिया पर अप्लाई किया और देखा बैक्टीरिया सच में खत्म हो रहे थे। वो जो मोल्ड था वो गलती से बना था क्योंकि पेट्री डिश जो थी वो प्रॉपर्ली क्लीन या साफ नहीं थी। एंटीबायोटिक्स ऐसे डिस्कवर किए। अब मान लो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के अंदर भी परफेक्शन का कीड़ा होता तो वो क्या करते, वो उस पेट्री डिश को सबसे पहले साफ करके फेंक देते धुलते और फिर अपना जो भी उनका प्री प्लान्ड प्रोजेक्ट था, प्री प्लान्ड खोज थी वो करने लग जाते और हमें पेनिसिलिन शायद कभी भी ना मिली। लीनिंग टावर ऑफ पीसा को ही आप देख लीजिए, जब उसको बनाने का कार्य शुरू किया गया था तो इंटेंशन ऐसी नहीं थी कि इसको टिल्टेड बनाया जाए, पर कुछ प्रॉब्लम थी सॉइल में, कुछ ऐसा कंस्ट्रक्शन में इश्यू थे कि वो हल्का हल्का टिल्ट होने लगा जब उसकी दूसरी मंजिल बनाई गई। और आज की डेट में द लीनिंग टावर ऑफ पीसा इज वन ऑफ द बिगेस्ट टूरिस्ट अट्रैक्शंस। आई वुड लाइक टू एंड दिस वीडियो बाय सेइंग there's a difference between adaptive perfection and maladaptive perfection। हर इंसान चाहता है कि वो अपने स्टैंडर्ड्स थोड़े से रेस करे। कुछ हद तक परफेक्शन आपको मोटिवेट करता है टू डू गुड थिंग। लाइफ को लेकर आपका एटीट्यूड थोड़ा पॉजिटिव होता है, आप अपने लिए कुछ रियलिस्टिक गोल सेट कर पाते हैं और उनको अचीव करने के लिए आपके अंदर एक एंथुसियाज्म बना रहता है। सेटिस्फैक्शन मिलता है जब आप उन गोल्स को अचीव कर लेते हो। ये हुआ आपका अडेप्टिव परफेक्शन। पर जब आपके अंदर सेल्फ क्रिटिसिज्म आने लगे, आप अपने आप को बुरा भला बोलने लगो, आप फेलियर से डरने लगो, आप अपने डेली टास्क को टालने लगो कि जब तक ये चीज सही नहीं होती मेरी लाइफ में, आई विल नॉट डू दी अदर थिंग्स। अगर हर एक चीज आपकी लाइफ में आपके अकॉर्डिंग नहीं चल रही है तो आप फ्रस्ट्रेट हो रहे हो और बाकी चीजों को भी बर्बाद कर रहे हो। अगर आपका एम्प्लॉय थोड़ी सी गलती कर दे, थोड़ी सी मिस्टेक कर दे तो आप उस पर बरस पड़ते हो। अगर आपके अंदर हमेशा ये डर बना रहता है कि आज मैंने अगर एक परफेक्ट आउटफिट नहीं पहना तो लोग मुझे जज करेंगे, दुनिया में प्रलय आ जाएगी मेरे परफेक्ट आउटफिट ना पहनने, ये सब सोच सोच कर आप अपने आप को एंग्जाइटी दे रहे हो, स्ट्रेस में जिए जा रहे हो, अपना ही बीपी हाई किए जा रहे हो। एंड दैट इज कॉल्ड मैलअडैप्टिव परफेक्शन। कहते हैं ना कि अति किसी भी चीज की बुरी होती है। परफेक्शन की भी अगर आप अति कर दोगे, हद से ज्यादा परफेक्शन अपनी लाइफ में लेकर आओगे तो वो भी आपके लिए हानिकारक हो सकता है। रिमेंबर टू एम फॉर प्रोग्रेस एंड नॉट परफेक्शन, और समटाइम्स परफेक्शन कैन टेक द फॉर्म ऑफ सेल्फ अब्यूज। देयर इज अ जापानीज फिलॉसफी दैट यू कैन प्रैक्टिस इन योर लाइफ एंड इट्स कॉल्ड काइजन। सरल शब्दों में अगर कहें तो काइजन का मतलब हुआ इम्प्रूवमेंट। कोई भी काम आप करते हैं, मेक श्योर कि हर बार आप उसमें कुछ इम्प्रूव करने की कोशिश करें। काइजन का यूज हम अपनी लाइफ के किसी भी एरिया में कर सकते हैं। आप अपने वर्कआउट सेशंस में इसका यूज कर सकते हैं, आप अपने असाइनमेंट कंप्लीशन में इसका यूज कर सकते हैं, आप अपने आर्टवर्क में काइजन का यूज कर सकते हैं, हायरिंग प्रोसेस में आप काइजन का यूज कर सकते हैं। एंड व्हेन वी आर यूजिंग काइजन वी आर चेजिंग प्रोग्रेस एंड नॉट परफेक्शन। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया हो। वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक जरूर करें। अगर आपको कोई मैसेज है, आप कुछ कहना चाहते हैं तो प्लीज लीव अ कमेंट इन द कमेंट बॉक्स। अगर आप चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो मेक श्योर टू सब्सक्राइब टू दिस चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर सच वीडियोस। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक गुड बाय, टेक केयर, सी यू सून।